बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे चर्चा कर रहे हैं। टीवी डिबेट्स में आप बहुत कम आते हैं, थोड़ा वक्त निकाला कीजिए। और आप इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है फाइनल टैली का। बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी। और चलिए इसी बीच आपको और अपडेट दे दे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और खबर ये है कि जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है दोनों ही अलायंस ने, वो उसको लेकर अपडेट आपको दे दे। 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। फिलहाल इसी बीच बड़ी अपडेट आ रही है, 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव के रुझानों के बीच इस वक्त की बड़ी अपडेट, यानी कांग्रेस दफ्तर पर हलचल शुरू हो गई है और अब 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। अपने सहयोगियों का रुख हम करेंगे और उनसे जानेंगे इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है। मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी का पार्टी मुख्यालय में पहुंचना, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है वो अब झलक रहा है कि भाई देखिए इस बार स्थिति ऑल इज वेल। 10 जनपद जा रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी मां से मिलने जा रहे हैं, सोनिया जी से। उनका कार्यालय जो वो 24 जनपद है। हाँ। तो इसलिए हमें इस पे होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब इस तरह के बहुत अच्छे उनके हिसाब से परिणाम आए हैं, तो जाहिर है कि दोनों को बैठेंगे और वहां पर अभी शायद हो सकता है कि कुछ और पार्टी के बड़े नेता भी आ जाएं और चर्चाएं अब शुरू हो जाएंगी, अब उनमें कंसल्टेशन शुरू होंगे। सर क्या टॉकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं? मनोज सर, पिछली बार 50 के आसपास थे, इस बार कांग्रेस 100 सीटों के आसपास है, दुगनी हो गई है। टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे? मतलब किन मुद्दों पर मंथन करेंगे? देखिए, बहुमत से तो दूर है अभी। नहीं, बहुमत से दूर है, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस, अगर उनके पिछले साल की परफॉर्मेंस देखें उसके मुकाबले काफी अच्छी है। जो भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की थी, जिसको कि कांग्रेस ने लीड किया, राहुल गांधी ने लीड किया, मेरे ख्याल से वो सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा वो है, सक्सेसफुल हैं। और हम देखें अनुराग की एनडीए का अगर हम टैली देखें तो एनडीए के भी टोटल नंबर थोड़े कम हुए हैं और वही बीजेपी के भी नंबर कम हुए हैं। और ये नंबर अगर आप देखें तो 240 प्लस माइनस हैं अभी बीजेपी के। तो मेरे ख्याल से बीजेपी की जो परफॉर्मेंस, बीजेपी को जो अपेक्षा थी उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा खराब है। और मार्केट में और जो पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर्स थे जो कि बीजेपी को कम सीट दे रहे थे, लेकिन इतनी कम सीटें तो मेरे को लगता नहीं कि किसी ने भी दी होंगी। किसी ने कल्पना नहीं की। हाँ, किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। बीजेपी के अंदर भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी कम सीट आएंगी। और भले ही एनडीए की सीट 290 है अभी, लेकिन ऐसा था कि मोदी जी ने जो पैरामीटर सेट कर दिए थे, वो पैरामीटर्स को देखते हुए बीजेपी की फाइट सिर्फ बीजेपी के साथ थी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई बीजेपी के 238 है, कांग्रेस के 98 है, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। तो लोगों का जो माइंडसेट है, लोगों का जो सोचना है, उसमें बीजेपी ने एक पैरामीटर सेट करे हुए हैं कि भाई ठीक है 273 तो बीजेपी के अपने दम पर आएंगे। उससे आगे की बात कर रहे हैं। हाँ, उससे आगे की बात करें। और अभी क्योंकि इलेक्शन में काउंटिंग काफी हो चुकी है और अभी भी 35 सीटें उस नंबर से कम है, तो मेरे को लगता है कि ये कोई परफॉर्मेंस बीजेपी के अपने हिसाब से भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। राहुल सर, इंडिया गठबंधन के लोग तो ये भी इस बात पर भी तो मंथन कर रहे होंगे ना कि भाई अगर हम वक्त रहते अपने गठबंधन के जो सारी बातें हैं उनको सुलझा लेते, ममता बनर्जी को मना लेते, नीतीश कुमार को ना जाने देते, तो शायद ये जो टैली है ये और ज्यादा बड़ी होती। वो सीधे सीधे सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते थे, क्योंकि आंकड़े अभी तक हमें जो बता रहे हैं, जो रुझान है कि बीजेपी और ये एनडीए को 67 सीटों का नुकसान है और इंडिया गठबंधन को 100 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और खासतौर पर ऐसी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, जिसने एक व्यक्ति, एक नेता की अजेयता और एक तरह से दिव्यता का बिल्कुल उसका ऐसा उद्घोष किया था कि उनको कोई छू ही नहीं सकता, जो टेफ्लॉन कोटेड लीडर। तो वो जो छवि है वो ध्वस्त हुई है। अब वो एक जीतने वाले जरूर हैं, नेता बने हैं, इस जीत का श्रेय उनको मिलेगा, लेकिन वो ऐसे नेता अब नहीं हैं जिसकी तुलना में कोई सामने नहीं है, किसी से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी पंडित नेहरू के बाद तीसरे वो शख्स हैं जो देश के प्रधानमंत्री थर्ड टर्म में बन रहे हैं। निश्चय है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एक कीर्तिमान उनके नाम हो जाएगा कि वो दूसरे से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो दूसरी उनकी कोशिशें थी कि वो नेहरू को कद काट कर अपना बहुत बड़ा बना लेंगे, शायद अब उस कोशिशों की व्यर्थता में पंडित नेहरू का भी कम हुआ था सर। अगर बीजेपी का कम हो रहा है तो वो पंडित नेहरू का भी थर्ड टर्म स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में ऐसा ही होता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति एक ही शिखर पर नहीं रह सकता अनंत काल के लिए। तो जो ऊपर जाता है तो कभी न कभी नीचे आता है, तो नीचे आने का चक्र और क्रम शुरू हो गया है। मयूरी, हमारे साथ बीजेपी नेता अनिला सिंह जुड़ गई। हाँ बिल्कुल। और अनिला जी, क्या लग रहा है आपको, ये तो अभी जो रुझान आ रहे हैं इसमें आप लोगों को बहुत नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी में अब अंदरूनी हलचल क्या है, क्या मंथन कर रहे हैं आप लोग?
मेरी सबको राम राम। और मैं ये कहूंगी कि आज भी लोकतंत्र का एक पर्व है। ठीक है, नतीजे आ रहे हैं। वोट की ताकत क्या होती है ये वोटर दिखा देता है। पर एक महिला हूं और महिला की शक्ति को जानती हूं। आधी आबादी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, मोदी योगी में विश्वास दिखाया है, मुझे लगता है कि जो आंकड़े हम लगातार बोलते आ रहे हैं, जब तक एक क्लैरिटी आएगी, फुल क्लैरिटी आएगी, उसके आसपास हम जरूर दिखाई देंगे। तो बाकी तो ये जीत और हार तो जीवन में चलती रहती है ना। जो भी नतीजे आएंगे वो सर्वमान्य, वोटर जो है वो सर्वोपरि होता है। परंतु ठीक है, लोकतंत्र में अगर विपक्ष भी मजबूत हो रहा है तो अच्छी बात है ना। लेकिन तो नीला जी, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस, क्या आप कह रही हैं कि अभी हम 291 पर हैं लेकिन 400 पर पहुंच जाएंगे? नहीं, आसपास कहा मैंने कहा नहीं कि 400 पहुंच जाएंगे, पर आसपास डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होता है तो वो तो और अच्छी बात है ना, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन अब आप भी ये स्वीकार कर रही हैं कि चलिए आसपास ही पहुंच जाए, वो जरूरी है, और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये कह दिया गया था कि सफाया कर देंगे पूरी तरह से, विपक्ष रहेगा ही नहीं, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। तो अब आपको इन रुझानों के बाद लग रहा है नहीं, विपक्ष रहना चाहिए और हम पहुंच जाएंगे 400 के आसपास? नहीं, विपक्ष तो हमेशा से रहा है, ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष नहीं रहा है। पर विपक्ष की भूमिका क्या रहती है? कमजोर रहती है, मजबूत रहती है। जितनी मजबूत रहेगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। फिर वो कौन लोग थे जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते थे? कांग्रेस की सोच कम हो, जो कांग्रेस की सोच रही है, आज भी हम उसी चीज पर कायम है। हमारा राष्ट्र जो है शायद टॉप इकोनॉमीज में होता आज, अगर ये कांग्रेस की रॉन्ग पॉलिसीज ना होती। अब सही ट्रैक पे है और मुझे पूर्ण विश्वास है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मजबूत करेंगे भारतवर्ष को। वीरेंद्र वशिष्ठ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। वीरेंद्र जी, अब बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, अच्छी बात है, यानी मजा आएगा, तो मतलब आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है ये तो? दिक्कत ये है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग, क्योंकि इनको केवल एक ही चीज सिखाई जाती है, झूठ बोलो। जो हमारे कत्ल की साजिश और कत्ल करना चाहते थे, आप बच गए तो हमसे दोस्ती की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि कभी भी भाजपा ने ये चाहा हो कि देश में विपक्ष रहे। ये 10 साल का शासन इनका विपक्ष के नेता के बगैर रहा, तो ये लोग तो चाहते ही नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चले। मैं भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं हमेशा कहता था कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अहम और वहम होता है तो भारत की जनता वो निकाल देती है, किसी को भी। तो जहाँ तक मैंने पहले भी कहा कि इस बार जो ये जनता, भारत की जनता और मोदी के बीच में लड़ाई थी, और भारत की जनता लड़ी, और भारत की जनता ने बताया कि आप कितना ईडी, सीबीआई, आईटी सब व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर लो, पर भारत की जनता निर्भीक है। वीरेंद्र जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, अपडेट दर्शकों को दे दे। तिरुवनंतपुरम से राजीव निकले भाजपा के खिलाफ, चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं सर, जिसकी मनु सर जिसकी हम बात कर रहे थे, 2 सीटों की बात कर रहे थे केरल में, अभी ये केरल से रुझान आ रहे हैं। बीजेपी का पिछली बार 13% वोट शेयर था केरल में, इस बार त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में अगर बीजेपी आगे चल रही है तो बड़ी उपलब्धि। पहली बार केंद्रीय मंत्री देखिए ये पहली बारी होगा कि केरल से बीजेपी को कोई सीट मिलेगी। और इस बारी आपने देखा होगा कि केरल में बीजेपी ने काफी मेहनत करी, और बीजेपी को उम्मीद थी कि वहाँ जो हिंदू वोट के साथ साथ जो क्रिश्चियन वोट है, क्रिश्चियन वोट को भी उन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। और वहाँ बीजेपी को ऐसे लगता है कि लेफ्ट का और बीजेपी का वोट बैंक कॉमन है। जब मैंने कहा कॉमन है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ जो कांग्रेस है, वहाँ कांग्रेस को जनरली मुस्लिम्स, वहाँ कांग्रेस मुस्लिम्स की फर्स्ट चॉइस है। तो बीजेपी को लगता था कि अगर ये हिंदू वोट लेफ्ट से छिटक कर उनके पास आ गया तो बीजेपी वहाँ काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है सर, लेकिन एक चीज और मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा, अगर बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलती, अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के ऊपर निर्भर रहकर सरकार बनाती है, आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये एक छोटी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, चाहे वो टीडीपी है या चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो,
तो वो सारी की सारी पार्टियां अपनी पावर दिखाएंगी और कोई भी डिसीजन जो बीजेपी यूनिलेटरली लेना चाहे तो उसमें बीजेपी को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। आपने देखा होगा कि बीजेपी का जो फर्स्ट टर्म था और बीजेपी का जो सेकंड टर्म था, इन 2 टर्म में बीजेपी ने काफी टफ डिसीजन लिए थे, चाहे वो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना हो या फिर चाहे वो नोटबंदी हो या आर्टिकल 370, ये काफी सारे डिसीजन ऐसे थे जिसमें कि एक स्ट्रांग पार्टी चाहिए। और आप ये देखें ना कि लोकतंत्र में एक नेता स्ट्रांग कब बनता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी भी स्ट्रांग नेता तभी बनेंगे जबकि एक मेजोरिटी उनके साथ होगी। और अगर जैसे अभी बीजेपी की टैली है 238, लेट अस अज्यूम कि 238 ही उनके फाइनल फिगर होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जो पहले टर्म में स्ट्रांग नेता थे, दूसरे टर्म में स्ट्रांग नेता थे, अगर तीसरे टर्म में जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो स्ट्रांग नेता वाली छवि उनके पास नहीं होगी। बिल्कुल। और एक अपडेट इसी बीच दे दें, मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर बढ़त बढ़ाई हुई है बीजेपी ने, यानी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में। राहुल सर, एक सीट ही तो थी बस कमलनाथ के पास, और अभी जो फिलहाल रुझान लग रहे हैं कि छिंदवाड़ा वो भी शायद जा रही है बीजेपी के लिए, यहाँ पर एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में देखिए, पहले भी कहा कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 23% का अंतर था वोटों का, 23%। तो उसमें ये क्लीन स्वीप बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है, ये जैसे पहले था वैसे ही बनी हुई है। और वहाँ ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ कि कांग्रेस को वहाँ आश्चर्यजनक बढ़त मिले। लेकिन वैसे ही बीजेपी के दूसरे गढ़ राजस्थान को देखें तो स्थिति बिल्कुल अलग है। तो ये प्रदेश, ये चुनाव, जैसे मैं बार बार कह रहा था, ये अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग चुनाव है। क्षेत्रीय मुद्दे, प्रादेशिक मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, लोगों के जीवन की, अपने जो उनका दैनिक जीवन का अनुभव है वो, उनकी जो चुनौतियां और कठिनाइयां उनको अनुभव हुई वो, लाभार्थी भी इसमें शामिल हैं। और लेकिन कुल मिला के कोई एक राष्ट्रीय आख्यान नहीं है जिसको बनाने की बहुत कोशिश प्रधानमंत्री और बीजेपी ने की। हमें दिख रहा है कि हर राज्य में स्थिति अलग अलग है। यानी ये राज्यों के अलग अलग चुनावों, अलग अलग मुद्दों पर राज्यों के चुनाव का एक समुच्चय हमको यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल। अनिला सिंह भी जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, क्या ये रिकवरी की ओर देखें या फिर मानते हैं कि ये क्लोज फाइट वाली मार्जिन अब कैलकुलेट करके चले हम? चीज तो स्पष्ट है, सरकार एनडीए की बन रही, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि नहीं, और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, आज दिन नहीं है एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का कटाक्ष करने का। आज वो दिन है कि जो वोटर ने तय किया है